हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के भौतिक विज्ञान में जो है सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको सेट नंबर 3 करवाया गया था। सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 346 जीडी, ठीक है। सेक्शन ए है, स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए और फर्स्ट का का नंबर है, फर्स्ट का का नंबर। चलिए देखते हैं। ये है आपका पहला सवाल लिखा है, बराबर द्रव्यमान के दो गोले ए और बी, ठीक है, मतलब द्रव्यमान दोनों का बराबर है। तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी है, ठीक है। क्या दिया गया है आपको? मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, ठीक। मास ऑफ बराबर द्रव्यमान के दो गोले ए और बी जो क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है। मतलब ए को दिया गया पॉजिटिव आवेश, जो ए गोला है उसको कितना दिया गया? पॉजिटिव, और बी गोले को दिया गया कितना? नेगेटिव आवेश, ठीक। यदि आवेशन के पश्चात दोनों आवेशों के द्रव्यमान क्रमशः Ma व Mb हो जाते हैं, मतलब आवेशन के पश्चात जो है दोनों के द्रव्यमान क्रमशः Ma और Mb हो जाते हैं, मतलब आवेशन के पूर्व ये कितना है? आवेशन के पूर्व, आवेशन के पूर्व, ठीक। अब देखो आवेशन के पश्चात इनका क्या होगा। देखो अगर ए को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर गया? बी पर। ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर गया? बी पर, तभी ए पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश का भी क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ क्या करेगा? आवेश का भी स्थानांतरण करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर तो द्रव्यमान इसका इससे इस पर गया, तो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन हो जाएगा मास ऑफ ए, ठीक है। तो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन सही है आपका। कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखो इसका खा नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन है, लिखा है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश किरण जो है, खा नंबर सवाल है इसका, है ना। प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से, ये आपका सघन माध्यम है, डेंस है, ठीक। सघन से कहाँ ट्रेवल करती है? विरल में, ऐसे। सघन से किधर गई? विरल। अब देखो प्रकाश किरण सघन से कहां पर गई? विरल माध्यम में गई। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, ये आई जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है, ठीक है। तो अपवर्तन कोण होगा, सीधे इसको स्पर्श करते निकल जाएगी 90 डिग्री। सीधे से आंसर नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम से प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए, ठीक है। देखो इसका जो गा नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका? गा नंबर बता रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाएं की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य। देखो जब न्यूनतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना होता है तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में पाश्चन श्रेणी, तो देखो पाश्चन श्रेणी कब मिलती है? पाश्चन श्रेणी अगर याद हो तो देखो ये होता है n बराबर 1, n बराबर कितना? 1, n बराबर 2 मूल ऊर्जा स्तर होता है बामर के लिए, लाइमन बामर, और इसके बाद n बराबर 3 पाश्चन ब्रेकट फुंड, यही होता है ना। n बराबर क्या मिलेगा? 3, यहाँ पर आपको पाश्चन मिलेगा। तो देखो फार्मूला पढ़ा 1/λ इज इक्वल टू r, है ना। r ब्रेकट में 1/n1 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस, अगर न्यूनतम चाहिए तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब अनंत से लाना पड़ेगा 3 में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना? बोलिए r बटे कितना? 9, r बटे कितना हो जाएगा? 9। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 9 बटे कितना? r। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 9 बटे कितना? r। अब इसके बाद देखो घा नंबर, देखिए लिखा है घा नंबर में किसी जो है किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। किसी भी धातु का कार्यफलन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकर्णों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए। मतलब लैम्डा नॉट आपको क्या करना है? फाइंड करना। शून्य ऊर्जा मतलब ठीक लैम्डा नॉट आपको चाहिए। तो देखो ये घा के बाद आपको चाहिए कौन सा? ये था आपका घा नंबर चाहिए, घा नंबर। तो देखो घा नंबर में आप लगा लेंगे W बराबर HC बाई कितना? लैम्डा नॉट। तो यहाँ लैम्डा नॉट बराबर HC बाई कितना हो जाएगा? W। HC का मान है, H का मान आपके पास है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे W का मान आपके पास है 4 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे सब जो कुछ भी है, ठीक है, जितना भी है उसको सब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट का मान, ठीक है। HC बाई लैम्डा का मान, नॉट का मान निकाल लीजिए वहाँ से। तो घा नंबर हो गया आपका। अंगा नंबर में देखिए क्या कह रहा है,
अंगा नंबर आपका कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग में वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सदिश तथा ई और बी तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ई क्रॉस बी द्वारा। ठीक है, वेक्टर ई क्रॉस बी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, चौथा ऑप्शन। ठीक है, देखो आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से क्या करती है, आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो ये आपका 4 नंबर है। देखो किसी आवेश, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर बल होता है F = QVB और कितना sin थीटा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करती तो वेलोसिटी और बी के बीच का कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स V = QVB और साइन 0 डिग्री। दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा 0, मतलब कोई भी फोर्स नहीं गया। मतलब आवेश Q जो है एक आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी के समांतर ऐसे प्रवेश करता है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं है क्योंकि थीटा V और B के बीच का कोण कितना है भाई, फार्मूला था FM = Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, मतलब एंगल चाहिए V और B के बीच, V और B के बीच का एंगल कितना, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो हो गया ऑप्शनल क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए हटा देते हैं इसको, सेक्शन बी स्टार्ट होगा। देखिए सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी क्या कहता है, यहां से देखिए सेक्शन नंबर बी। देखो सेक्शन बी कह रहा है आपका, सेक्शन बी पहला है दूसरे का नंबर, दूसरे का देखो दूसरे के की बात करेगा तो एम्पियर का परपथी नियम लिखिए। एम्पियर का क्या कहा गया, परपथी नियम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl = μ0I। ठीक है, किसी बंद लूप से किसी बंद परिपथ के किसी बंद परिपथ के लिए, किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा गिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये हो गया। विद्युत ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, वैद्युत ध्रुव को परिभाषित करना है, आघूर्ण को नहीं, द्विध्रुव को परिभाषित करना है। ठीक है, तो जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उनसे बना निकाय जो वैद्युत ध्रुव कहलाता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र P = Q × 2L। ये हो जाएगा, Q क्या है, चार्ज है, 2L है प्रभावी लंबाई है। ये हो गया आपका। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन व अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा दूसरे का घ नंबर, दूसरे का घ नंबर है, इसको गा कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन लिखा है, एक प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन = वेलोसिटी ऑफ किसके, अल्फा कण, समान वेग से गति, इनसे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में संबंध चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा पी है, लैम्डा पी इनसे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में संबंध ज्ञात करना है आपको। लैम्डा पी और लैम्डा उसमें संबंध चाहिए, लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा में। ठीक है, इसमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो लैम्डा बराबर क्या होता है आपका, H/mv। लैम्डा = होता है H/m × v। अब देखो चूंकि H/v ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होगा आपका, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/m, है ना। अब देखो चूंकि मास ऑफ अल्फा कण होता है 4 मास ऑफ किसके, प्रोटॉन के, मतलब मास ऑफ अल्फा का ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संबंध चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा = मास ऑफ अल्फा बटे मास ऑफ कितना, प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा आपका, 4 मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा 4/1। ये अनुपात आएगा, मतलब लैम्डा पी जो है वो कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा अल्फा के हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा, यही संबंध है। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो घ नंबर देख लो, इसी का घ नंबर, दूसरे का इधर देख लेते हैं, दूसरे का घ नंबर। ठीक, लिखा लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा बराबर कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य के समांतर किरणपुंज 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री, डी बराबर कितना है, 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित है। ठीक है,
प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, 2 लैम्डा बाई कितना डी, सीधे से सूत्र है, डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल है, तो डायरेक्ट फार्मूले पे तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 और गुणे लैम्डा का मान कितना है आपके पास 6 और गुणे 10 की घात डायरेक्ट लिखो -7 बटे स्मॉल डी का मान रखो 3 गुणे 10 की घात -6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और गुणे में 10 की घात -7 और प्लस का 6, मतलब 4 गुणे 10 की घात -1, सीधे सीधे 0.4 मीटर। ठीक, ये आंसर हल कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन सही है, 7 6 -1, ठीक है, 0.4 मीटर ये हो गया आपका। अब देखिए अंगा नंबर से क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अंगा नंबर देखिए, इसी का अंगा नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए अंगा नंबर है, इसका चित्र बना लेते हैं पहले। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, दिए गए परिपथ में D1 और D2 आदर्श डायोड है। ठीक है, अब देखो परिसवाल में कहा गया D1 और D2 दोनों कैसे हैं, आदर्श डायोड है, मतलब ये दोनों डायोड अगर आदर्श डायोड है तो इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस जो है 0 है। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करके भी कभी पूछा जा सकता है कि D1 और D2 आदर्श नहीं, कहा जाएगा ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। तो अगर ये यहाँ पर आदर्श नहीं है और रजिस्टेंस दिया गया है, तो जब मैं सर्किट को हल करूंगा तो जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आएगा तो उस रजिस्टेंस को भी ऐड करेंगे। समझ में आया कि नहीं है, यहाँ पर आदर्श डायोड दिया गया है, इसका मतलब डायोड का रेजिस्टेंस आपको नहीं है, उसका रेजिस्टेंस आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो सवाल में कहा जा रहा है D1 आदेश से 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, मतलब इसमें धारा आपको चाहिए ये वाली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर हम ध्यान दें तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये N क्षेत्र है, ये P क्षेत्र है। जरा N क्षेत्र देखो किस पर है, हायर पोटेंशियल पर है, और P क्षेत्र किस पर है, लोअर पोटेंशियल पर है। इसका मतलब डायोड D1 जो है वो क्या है, पश्चाभिनत में है। ठीक है, चूंकि जो D1 का N क्षेत्र जो है वो लोअर पर है, लोअर पर है, निगेटिव से ऐड है, निगेटिव है। ठीक, अतः D1 जो है वो क्या है, N नहीं P जो N जो है वो पॉजिटिव है, N जो है पॉजिटिव है, देखो N पॉजिटिव से ऐड है, हायर पर है। ठीक है, N क्षेत्र जो है वो हायर पर है, पॉजिटिव है, अतः D1 किस में है, पश्चाभिनत में है, और ये पश्चाभिनत में है तो इसका मतलब ये धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। ठीक, अर्थात केवल D2 ही धारा को क्या करेगा, और D2 देखो हायर पोटेंशियल पर है। अगर ये धारा यहाँ से आई, देखो आई चली, इसमें गई I1, इसमें गई कौन सी I2, तो ये देखो ये जिधर से धारा चलती है वो हायर है, तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो N क्षेत्र अगर हायर पर है, L लोअर पर है, तो इसका मतलब पश्चाभिनत, और पश्चाभिनत में डायोड धारा को प्रवाहित नहीं करता। यहाँ से ये आए तो देखो ये हायर ये लोअर है ना, ये हायर है और क्या है लोअर, मतलब अब D2 जो है अग्राभिनत में है, यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि D2 अग्राभिनत में है, अग्र अभिनत में है। अगर ये अग्र अभिनत मतलब अब बीच वाली भुजा का कोई काम नहीं, सीधे ये वाला 5 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, और ये बैटरी है, तो 3 ओम में धारा कितनी हो जाएगी, 3 ओम में धारा, चलो 3 ओम में धारा निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 3 ओम की धारा की बात करें तो I बराबर नेट विद्युत वाहक बल बटे नेट प्रतिरोध, तो R1 प्लस कितना R2, मैं इसका नाम R1 रख दूं, इसका नाम क्या रख दूं, R2 रख दूं, तो इसका मतलब E का मान 12 और बटे 5 प्लस कितना 3, सीधे से 12 बटे कितना 8, 4 3 बड़ा 4 1.5 एम्पियर आंसर। ठीक, ये 1.5 एम्पियर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। 3 नंबर सवाल पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हटा दें इसको। तीन नंबर है, सेक्शन सी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेक्शन। चलिए सेक्शन नंबर सी, और सेक्शन नंबर सी का जो पहला सवाल है, तीसरा का,
का नंबर। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का पूरा नाम तो हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, तो महत्व आप बुक से देख भी लिख सकते हैं, मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, इसका चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग है। दूसरा, इसको जासूसी के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, छिपे हुए खजानों को खोजने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और तमाम सारे कामों में एलईडी का प्रयोग किया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि 3 का खा नंबर देखते हैं। 3 का कौन सा नंबर देखते हैं? खा नंबर। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर खा लिख लेते हैं। ठीक है, अब 3 का खा जब स्टार्ट करें, देखो लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाना ना, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जो उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं क्या करती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखो 10 हेनरी प्रेरकत्व, क्या लिखा है? 10 हेनरी प्रेरकत्व मतलब एल बराबर कितना है? 10 हेनरी है। 10 ओम प्रतिरोध, तो आर बराबर कितना है? 10 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 15 वोल्ट, वी बराबर कितना है? 15 वोल्ट, है ना। यदि कुंजी को दबाने पर 0.1 सेकेंड, डेल्टा टी बराबर कितना है? 0.1 सेकेंड समय लगता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले धारा ज्ञात कर लो, डेल्टा आई बराबर वी बाई कितना? आर। तो वी का मान आपके पास है 15 और बटे में कितना? आर का मान 10, सीधे से 1/5 ये हो गया आपका। आई बराबर वी बाई आर से 1/5 आ गया। अब देखिए, जब 1/5 आ गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम 1/5, तो सूत्र होता है E = माइनस का L DI अपॉन कितना? DT, DI अपॉन DT या डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो माइनस का L का मान 10 है, -10, और DI का मान कितना है? देखो 1.5, और बटे DT का मान भी आपका 0.1 है। ये हटा देते हैं, 15 दाम्मा कितना हो जाएगा? 150 वोल्ट। ठीक है, साइन इसलिए निगेटिव है क्योंकि प्रेरित है। ठीक, हल कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है गा नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, परिभाषा सभी लोग जानते हैं इसकी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर और वैल्यू। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है भाई? देखो IRMS होता है, तो IRMS क्या लिखते हैं आप? IRMS ये होता है आपका IRMS बराबर देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बस हो गया। किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान I0 में संबंध लिखिए। ठीक है, तो देखो I0 में संबंध, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और I0 में संबंध लिखिए। ठीक है, वर्ग IRMS = में संबंध लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS और शिखर मान। तो सिंपल से देखो होता क्या, आपने IRMS = क्या पढ़ा आपने? I0/√2, यही इसका संबंध है, और क्या निकाला है? IRMS = I0/√2। ठीक है, संबंध हो गया आपका। इसके बाद घा नंबर दिया गया है, दो समान पास में चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। चलिए देखिए, दिया गया है घा नंबर, घा नंबर है सवाल, घा लिखा। देखो एक रिंग ये बनी है, इसके अक्ष पर एक पॉइंट O है, ये इसकी अक्ष है। यहां पे एक रिंग ऐसे बनी है बाहर की ओर, ऐसे ऐसे। ठीक, अब इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना? फाइंड करना, जबकि ये 90 डिग्री है, आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें धारा आपको दी गई है, समझ आए? ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, दो लूप दी गई है।
आपसे कहा धारा में दो वृत्तीय पास दिए गए हैं, इनके चित्रानुसार क्या करिए, इनको व्यवस्थित करिए। जबकि ये डिस्टेंस आपको r दी गई है, दोनों ये r है, इसकी रेडियस को हम a मान लेते हैं, रेडियस को क्या मान लेते हैं, a। ठीक है, तो ज़रा देखो पहले लूप के कारण, पहले लूप के कारण, ठीक, क्या लिखेंगे हम, देखते हैं। पहले लूप के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले लूप के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो क्या हो जाएगा आपका B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई त्रिज्या a स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2a स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, अक्ष की दूरी, r स्क्वायर की पावर में कितना आ जाएगा, 3/2, समीकरण नंबर 1, ये हो गया। अब जरा इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पर जो ये देखो ये रिंग ऐसे रखी है, ऐसे बाहर, तो जब बाहर की ओर रखी है तो ऐसे बाहर की ओर निकल के आ रही है, देखो ऐसे, भाई ये रिंग बाहर की ओर है, देखो ऐसे धारा ऐसे निकल, रिंग ऐसे ऐसे रखी है, ठीक, धारा बाहर की ओर निकल के आ रही है इस तरफ, ठीक, तो अंगूठा ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो किधर की ओर, ऊपर की ओर, ओ पॉइंट पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 हो गया ऊपर की ओर, ठीक। अब जरा देखो इसमें धारा नहीं दी गई है आपको, मैं मान लेता हूं कि धारा इसमें इस साइड को जा रही है, ऐसे है ना, देखो ऐसे मान लिया इधर को जा रही है, ऐसे आई धारा जा रही है इस साइड में, ठीक। तो जरा देखो यहां पर अगर हम देखें तो रिंग जो है देखो ऐसे कैसे निकालेंगे, रिंग ऊपर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर, हाँ देखो इसमें डायरेक्शन जो है वो एक के कारण इधर B1 है और इस कारण में क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगी, B1 B2 परपेंडिकुलर है। अब जरा B2 निकाल लो दूसरे लूप के कारण, O पर चुंबकीय क्षेत्र, चलिए देखिए O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए, B2 बराबर भी सेम होगा आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2√a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर में 3/2, समीकरण नंबर 2। देखो चूंकि B1 ये B2 है, चूंकि B1 बराबर किसके है, B2, B1 परपेंडिकुलर भी है B2 के, है ना, मतलब P नेट बराबर आ जाएगा आपको कितना, √B1 स्क्वायर प्लस कितना, B2 स्क्वायर, ये B नेट आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो B1 बराबर है तो दोनों को B1 स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, B1 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा B1 स्क्वायर रूट नहीं, केवल इनटू में कितना 1 1 2, मतलब B1√2 है, मतलब P नेट बराबर आंसर आ जाएगा आपका B1 का मान देखो म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर में 3/2 और यहाँ पर √2, ये हो गया आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए सभी लोग, घ नंबर तीसरे का घ था, ये हटा देते हैं हम। चलिए सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी, ठीक, सेक्शन डी की बात करें अगर हम तो देखिए सेक्शन डी अगर हल करें तो कैसे आ जाएगा, देखो सेक्शन डी में पहला प्रत्यावर्ती धारा 4 का नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का प्रतिरोध, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रतिरोध प्रेरक और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, परिपथ आरेख बनाइए, इस परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको LCR परिपथ आपको प्रूव करना है, ठीक है, स्रोत में प्रतिरोध प्रेरक और श्रेणी क्रम, प्रतिरोध और प्रेरक, एक मिनट, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध प्रेरक व संधारित्र, हाँ LCR सर्किट आपको बनानी है, ठीक है, और उसकी अनुनादी आवृत्ति की स्थिति को आपको दर्शाना है, जो कि आपको नोट्स में आपके मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स में आपको लिखाया गया है। चलिए देखिए 4 का ख नंबर देखिए, ठीक, LCR परिपथ की जो है जो प्रतिबाधा थी वो सब आपको बताई जा चुकी है, ठीक है, कहिए तो रिपीट कर दें, देखते हैं। देखो ये है आपका L,
ये C और ये R, ये सर्किट में बना देता हूँ, ये लग गया आपका L, C और R, यहाँ पर VL, यहाँ VC और यहाँ पर VR, सब हो गया आपका। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका फेजर से डायग्राम ऐसे बनेगा आपका, ये I है, यहाँ पर होगा VR, ठीक, यहाँ पर होगा VL, यहाँ पर क्या होगा VC, है ना। अब इन दोनों का परिणामी यहाँ पर आएगा VL माइनस कितना VC, इनका नेट बीच में जाएगा, यहाँ पर ये कोण कितना होगा फाई, तो फेजर डायग्राम बन गया, ये V बन गया आपका, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से जब आप वो निकालेंगे, नेट वोल्टेज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबाधा ज्ञात करनी है ना, तो पहले नेट वोल्टेज निकालेंगे, नेट वोल्टेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से निकालेंगे V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ना दोनों, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बाकी आप क्लियर करके लिखिएगा, ठीक। चूंकि VR बराबर आपको पता है IR होता है, और VL बराबर होता है कितना IXL होता है, और VC बराबर हो जाएगा IXC होता है, सारी वैल्यू रख लो। तो V बराबर ये परिपथ का कुल, परिपथ का नेट वोल्टेज है, परिपथ का कुल विभव, सारे मान रख लो यहाँ पर। तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर कॉमन XL माइनस कितना हो जाएगा XC, ठीक है। नोट्स पे देख लीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, I बाहर आ गया, ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस कितना XL माइनस XC का होल स्क्वायर V, तो V अपान कितना I बराबर अंडर रूट में कितना R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, मतलब ये Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये Z निकल आया। अब अनुनादी परिपथ के लिए आपको XL बराबर किसके रखना है, XC रखना है, तो XL बराबर XC रख लीजिए, और यहाँ पर Z बराबर क्या आ जाएगा, R जैसे रखेंगे तो Z बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, ठीक। और चूंकि XL बराबर XC है, तो XL बराबर XC, XL का मान ओमेगा L, ये वो हो जाएगा कितना आपका ओमेगा C, तो अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कर लो 1 ओमेगा C, 1 ओमेगा C क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 कितना LC, तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट LC, और 2 पाई F निकाल लो, 1 अंडर रूट कितना LC, तो F बराबर आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। यार ना दिया व्रत हो गया डेरिवेशन, ठीक है। लिख लीजिए सभी लोग, याद कीजिए, पूरा हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, 4 का खा नंबर हटा देते हैं इसको। चार का खा नंबर, ठीक है। 4 का खा नंबर देखिए, बनाते चित्र बनाते हैं पहले। चार का खा, चार माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ भी आपका है 4 माइक्रोफैरेड। ये रेजिस्टेंस यहाँ बना हो, चाहे जिस तरह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बना सकते हैं। 4 माइक्रोफैरेड और यहाँ 5 माइक्रोफैरेड, ठीक। इसका नाम C1 रख लो, इसका नाम C2 रख लो, इसका C3 रख लो, इसका C4 रख लो, ठीक है। ऐसे लिखा है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको। अब देखो सवाल में कह रहा है, दिए गए संजाल में बिंदु A और B के बीच, देखो ये आपका A है यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट क्या है B। एक टर्मिनल यहाँ पर जोड़ दो, एक टर्मिनल यहाँ पर जोड़ दो, ठीक। देखो दिए गए संजाल में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जब A और B के मध्य बैटरी 15 वोल्ट जोड़ दी जाए, अगर इनके बीच की बैटरी जो है कितनी जोड़ दी जाए, 15 वोल्ट की, ऐसे 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। 15 वोल्ट की बैटरी है, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो चूंकि यहाँ से लिखो, चूंकि ऐसे शुरू करेंगे। देखो चूंकि C1/C2 बराबर C3/C4 बराबर है सब 4/4 बराबर 4/4 बराबर 1।
अतः परिपथ संतुलन में, अतः परिपथ जो है वो संतुलन में, ये पहले डिसाइड कर लेंगे। मतलब 5 माइक्रोफैरेड पे कोई भी जो है आवेश नहीं जाएगा। यहाँ से आवेश चला Q, यहाँ पे बट गया, इसमें गया Q1 या इसमें गया Q2, Q1 जाएगा C1 में और C2 में। इसका मतलब C1 व C2 जो है वो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। C1 और C2 किस में है? श्रेणी क्रम में। तो C डैश बराबर श्रेणी क्रम का फार्मूला C1 C2 बटे C1 प्लस C2। C1 और C2 मतलब 4 गुणे 4 और बटे 4 प्लस 4, दैट मीन्स 4 चौक 16, 4 4 8 दूनी 16, मतलब 2 माइक्रोफैरेड। इसी प्रकार से नीचे वाला C3 व C4 आपका किस में है? श्रेणी क्रम में है ना। C4 जो है श्रेणी क्रम में, इसका मतलब C डबल डैश भी आपका C1 क्रॉस C3 क्रॉस C4 और बटे C3 प्लस C4 सेम आएगा। जो लिखा है आपका 4 गुणे 4, क्योंकि सबके बराबर ही है 4, इसका मतलब 2 माइक्रोफैरेड, ये आ गया आपका। अब देखो ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में, क्योंकि C डैश व C डबल डैश किस में है? समांतर क्रम में। अब देखो समांतर क्रम में है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? C इक्वल टू C डैश प्लस कितना? C डबल डैश, मतलब 2 प्लस 2, दैट मीन्स C नेट भी आपका है 4 माइक्रोफैरेड। अब देखो पूछा ये गया है कि परिपथ तथा संधारित्रों में पर आवेश की मात्रा, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? CV, ठीक है। Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V। C का मान कितना निकाला आपने? 4 गुणे 10 की घात -6, ठीक है, गुणे V का मान है आपके पास 15, 15 चौको 60 गुणे 10 की घात -6, या बोल सकते हैं 4 जो है Q कितना है? 60 माइक्रोकूलाम, मतलब परिपथ में प्रवाहित आवेश जो है वो 60 माइक्रोकूलाम का है। अगर ये कोई पूछे कि इन 4 माइक्रोफैरेड पर कितना होगा, ठीक है, तो 4 माइक्रोफैरेड के लिए आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो V इक्वल टू Q बाई कितना हो जाएगा? V इक्वल टू Q बाई C डैश, है ना। श्रेणी क्रम में जो है जब इन दोनों को जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में, इनको समांतर में इनको समांतर में, हाँ, तो इनका वोल्टेज 15 ही है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो C1 व C2 पर आवेश, अगर चाहूँ C1 और C2 पर आवेश, तो बैटरी की चूंकि समांतर क्रम में जुड़ी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल समान होगा ना, तो Q बराबर तो हो जाएगा आपका कितना? C डैश, इन दोनों का कितना निकाला? C डैश, और Q बराबर C डैश इंटू कितना? V। तो C डैश का मान कितना है आपके पास? C डैश C डैश का मान 2 है, और गुणे कितना है? 15, वोल्टेज 15 दूना 30। तो दोनों में मतलब इसमें भी 15 माइक्रोकूलाम का जाएगा और इसमें भी 15 माइक्रोकूलाम का जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक, निकाल लो। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसके विद्युत चुम्बकीय संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया गया है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, तो ये आपको मैंने कहा था आप कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स से अपने पढ़ेंगे, नोट्स सबके पास प्रोवाइड है, ठीक है। अब देखो बस यहाँ तक सवाल आप लगाइए 4 के ग नंबर तक के, ठीक है, बाकी के सवाल अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, ओके।